हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ट्रिकी केमिस्ट्री बेसिक्स बाई सुमन नेगी में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रासायनिक बलगतिकी भाग 11। तो आज इसमें हम पढ़ेंगे छद्म कोटि की अभिक्रिया। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो वीडियो को स्टार्ट करने के लिए हम सबसे पहले डेफिनेशन को पढ़ेंगे। देखिए, तो डेफिनेशन क्या कह रही है, वह अभिक्रिया जो वास्तविक रूप से प्रथम कोटि की होती है। वास्तव में क्या होगी, वो प्रथम कोटि की, किंतु आपको लगेगा ऐसा कि वो कैसी है, द्वितीय कोटि की, किंतु द्वितीय कोटि की प्रतीत होती। प्रतीत मतलब केवल आभास हो रहा है, उसको देख के लग रहा है कि होनी क्या चाहिए, द्वितीय कोटि, लेकिन वास्तव में होगी क्या, वो प्रथम कोटि की। तो ऐसी अभिक्रिया छद्म कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। देखिए, जो छद्म शब्द है, हिंदी में कहते हैं इसको, इंग्लिश में कहते हैं शूडो। शूडो मीन्स होता है झूठा। एक ऐसी अभिक्रिया जिसकी कोटि आपको झूठी लगेगी, दिख क्या रही है आपको, द्वितीय कोटि की, लेकिन होगी कौन सी, प्रथम कोटि की। तो झूठा ही तो हो रहा है ना, लग रहा है द्वितीय कोटि की, लेकिन वास्तव में वो प्रथम कोटि की है, तो झूठा हो रहा है आभास। ठीक है, तो इसलिए इसको छद्म कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। ऐसे भी कह सकते हैं इसको, वह अभिक्रिया जिसकी आणविकता 2 हो, मतलब 2 अणु भाग ले रहे हो, आणविकता तो 2 होगी, किंतु अभिक्रिया की जो कोटि होगी वो प्रथम कोटि की होगी। वही बोला मैंने, कहा कोटि वास्तव में प्रथम कोटि की होनी चाहिए, लेकिन आपको लगेगा ऐसा जैसे कि द्वितीय कोटि की है, या फिर 2 अणु भाग ले रहे हैं, आणविकता 2 होगी, तो वो अभिक्रिया क्या कहलाएगी, छद्म कोटि की अभिक्रिया या सूडो ऑर्डर अभिक्रिया। एक नाम इसका और होता है आभासी अभिक्रिया, आभासी कोटि की अभिक्रिया। ऐसा क्यों होता है, इसके लिए मैं एक कारण बता रही हूं। देख लीजिए, मान लीजिए कोई अभिक्रिया है, A प्लस H2O इक्वल टू B बन रहा है। ठीक है, तो A है अभिकारक, B भी अभिकर्मक है, अभिकारक की समझ लीजिए। ठीक है, इसकी अभिक्रिया करा रहे हैं जल की इसके साथ। तो एक ही अभिक्रिया जल के साथ हो रही है, जल इसे अपघटित कर रहा है और B बना रहे हैं। कोई भी अभिक्रिया हो सकती है जल वाली, आपको मैं बता दे रही हूँ। ये अभिक्रिया जो छद्म कोटि की है, जल के लिए ज्यादा होती है। तो होता क्या है, शुरू वाली कंडीशन, जब टाइम 0 था, जब अभिक्रिया शुरू नहीं हुई थी, मान लीजिए A के आपने लिए 0.02 मोल पर लीटर और पानी ले लिया 10 मोल पर लीटर। अब आप वैसे इमेजिन करो, ये आपने कितना लिया है, ये आपने लिया 10 मोल और ये कितना ले रहे हो, 0.02। कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि जैसे आपने, मैं कहूं कि 1 लीटर पानी में मैंने 1 बूंद इंक की डाली, दिखेगी वो आपको, बिल्कुल नहीं दिखेगी। या मैं कहूं पूरे समुद्र में मैं कहूं कि मैंने 1 लीटर दूध मिला दिया, दिखेगा वो आपको, नहीं दिखेगा। तो एक जो आपको दिख रहा है अमाउंट वाटर, एक अभिकारक बहुत ज्यादा मात्रा में है उसकी सांद्रता, एक अभिकारक की सांद्रता बहुत कम है। तो इस केस में क्या होता है, कुछ समय बाद जब देखते हैं कि सांद्रता में कितना परिवर्तन हुआ, मान लीजिए 10 मिनट बाद, 20 मिनट बाद, तो ये जिसकी मात्रा बहुत सूक्ष्म थी अभिकारक, ये तो कुछ देर बाद हो सकता है बहुत कम हो गया हो या फिर शून्य हो गया हो, लेकिन उस समय जब ये शून्य हो रहा होगा या इसका अमाउंट पहले की तुलना में थोड़ा कम हो गया होगा, इसको देख के आपको लगेगा कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ। आप खुद देखो, इसका अमाउंट 0.0 था, 0.2 मोल प्रति लीटर सांद्रता थी। टी समय बाद, 10 मिनट बाद इसके कोई मोल बचे ही नहीं, 0 हो गया। तो उस समय इसकी सांद्रता में कितना परिवर्तन हुआ, 9.8 ml। केवल 0.2 ml का फर्क आया। क्या वो आपको दिखाई देगा कि इसकी सांद्रता, आपको लगेगा पहले भी 10 थी और अब भी कितना परिवर्तन हुआ, 0.2 का, वो आपको बिल्कुल दिखेगा ही नहीं। ऐसे समझ लो, एक समुद्र से आपने एक ग्लास पानी निकाल लिया, पता चलेगा कि 1 ग्लास पानी निकाल दिया, बिल्कुल नहीं पता चलेगा। ठीक इसी प्रकार 10 मोल सांद्रता थी उसकी, 2 मोल प्रति लीटर, लेकिन अब कितनी होगी, 9.8। केवल थोड़ा सा सांद्रता परिवर्तित होगी तो आपको लगेगा कि पानी की सांद्रता में कोई परिवर्तन ही नहीं होगा। वास्तव में होता है परिवर्तन, लेकिन आपको लगेगा सांद्रता में कोई परिवर्तन ही नहीं हो रहा है। तो आप कहोगे सांद्रता में कोई आपेक्षिक परिवर्तन नहीं। आपेक्षिक मतलब इससे अगर तुलना करें, इसकी सांद्रता बिल्कुल 0 होगी, लेकिन इसकी सांद्रता में लग रहा है कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ है, 10 ही लग रही है अभी भी, तो कोई आपेक्षिक परिवर्तन नहीं। तो इस केस में जब आपको लग रहा है कि इसकी सांद्रता में ज्यादा परिवर्तन नहीं आ रहा है इसकी तुलना में, तो सांद्रता को हम 0 मान लेते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जब एक पदार्थ अधिक मात्रा में लिया जाए, जैसे जल अधिक मात्रा में लिया जाए, तो लगभग माना जाता है कि उसकी सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं हो रही, तो उसकी सांद्रता 0, तो इसकी सांद्रता 0 हो गई। अब इसके अभिकारक की सांद्रता में तो परिवर्तन हो रहा है, ये तो हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है ना, ये जो है, ये इसकी सांद्रता में तो हमें पता चला, इसको हमने 0 मान लिया, अब तो ये दिखेगा ना, हाँ अब ये दिखेगा, तो इसकी सांद्रता में हमें परिवर्तन दिखाई दे रहा है, तो इसकी सांद्रता मानी जाएगी। तो इसकी सांद्रता 0 हो गई, जल की सांद्रता, और केवल इसकी सांद्रता हो गई
ठीक है, ए की सांद्रता मानी जा रही है, तो इस ए की सांद्रता की रेस्पेक्ट में कितने कोटि की है? प्रथम कोटि। अगर जल की सांद्रता शून्य नहीं होती तो इसकी सांद्रता मिलके क्या होनी चाहिए थी? द्वितीय कोटि। लेकिन जल की सांद्रता को शून्य मान लिया गया है, जल है ही नहीं समझो, तो इसकी सांद्रता कितनी है? ए की सांद्रता कितनी है? एक ही है ना, इसलिए क्या हो जाएगा? इसकी कोटि क्या हो जाएगी? प्रथम कोटि। इसकी मैंने थोड़ा सा डेफिनेशन भी लिखी है तो बता देती हूँ, एक्सप्लेन कर देती हूँ। छद्म कोटि की अभिक्रिया में एक अभिकारक दूसरे अभिकारक की तुलना में अधिकता में उपस्थित होता है, यही है, जल अधिक मात्रा में उपस्थित है। संपूर्ण अभिक्रिया के दौरान इस अभिकारक की सांद्रता, कौन सा अभिकारक? जो अधिक मात्रा में है, इसकी सांद्रता में कोई अपेक्षित परिवर्तन हमें नहीं दिखाई देगा। 10 से 9.8 हो गया, कोई परिवर्तन ही नहीं, बहुत कम, बहुत सूक्ष्म, कोई अंतर ही नहीं लग रहा। तो इससे क्या होगा? अभिकारक की सांद्रता, इस जल जो अधिक मात्रा में था, इसकी सांद्रता शून्य मान ली जाती है। तो इसकी सांद्रता शून्य मान ली जाती है, तो इसकी सांद्रता परिवर्तन से अभिक्रिया की कोटि में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम इसकी कोटि शून्य मान लेते हैं। तो अब अभिक्रिया का वेग किससे निर्धारित होगा? दूसरे वाले अभिकारक से, इस वाले से, ए से। तो इसकी सांद्रता परिवर्तन हो रहा है, इसके आगे कुछ नहीं है, तो 1 है, तो इसकी कोटि क्या हो जाएगी? 1। तो अतः अभिक्रिया का वेग केवल ए की सांद्रता के परिवर्तन पर निर्भर करेगा, जिसके कारण अभिक्रिया प्रथम कोटि की होती है। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल पढ़ते हैं। बोर्ड वालों के लिए काफी इंपोर्टेंट है, आने ही आने 2 या 3 मार्क्स में आना है इसने। छद्म कोटि की अभिक्रिया के उदाहरण, एग्जांपल ऑफ स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। पहला होता है एस्टर का जल अपघटन। मैंने बोला है कि मोस्टली जल जो पानी होता है उसी को हम ज्यादा अमाउंट में लेते हैं, एज अ सॉल्वेंट लेते हैं। आपको पता है कि इसलिए वो क्या होता है, पानी को लेते हैं, तो पानी की सांद्रता में ज्यादा कोई परिवर्तन होता नहीं, इसलिए जितने भी जल वाली अभिक्रिया है पानी के साथ जो हो रही है उसमें क्या होगा? तो वो छद्म कोटि की ही मानी जाएंगी। ठीक है, तो जैसे एस्टर का जल अपघटन, एस्टर ले लिया हमने, एथिल एसिटेट CH3CO O(C2H5) प्लस H2O, इसकी अभिक्रिया इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा? C2H5O, और H2O को जब तोड़ते हैं ना तो इसको लिखते हैं H सिंगल बॉन्ड OH। तो H2O का H जो है वो O(C2H5) के साथ जुड़ जाता है और बनाएगा C2H5OH, और H2O का जो OH बचा है वो इस पार्ट में जुड़ जाता है, CH3COOH। ठीक है, ये मैं कार्बनिक में पढ़ाऊंगी बहुत आसान तरीके से, अभी बस आप देख लीजिए। तो एथिल एसिटेट सूक्ष्म मात्रा में था, ये आधिक्य में था, तो इसकी सांद्रता हम शून्य मान लेंगे। ठीक है, तो अब वेग नियम लगाते हैं, आपको प्रॉपर तरीके से बताते हैं। ठीक है, तो वेग नियम लगाया। वेग नियम कहता है अभिक्रिया का वेग किसके बराबर होगा? वेग स्थिरांक आ जाएगा CH3 इस अभिकारकों की सांद्रता पर। अभिकारक है CH3CO OC2H5, इसकी सांद्रता परिवर्तन हो रही है, आगे कुछ नहीं है तो 1 लिख दिया। और H2O दूसरा अभिकारक है H2O, इसकी सांद्रता, क्योंकि इसकी सांद्रता परिवर्तित नहीं हो रही, शून्य हो रही है, तो सांद्रता की घात शून्य लिख देंगे। तो जब किसी की भी घात शून्य होती है, शून्य का मतलब है नील, कुछ भी नहीं, 1 होता है, तो इसकी जगह पर क्या लिख देंगे? 1। तो कितना बचा हमारे पास? R=K CH3CO C2H5 का पावर 1। तो इसके आगे के आगे 1 मतलब इसकी घात कितनी आ गई? 1, मतलब ये प्रथम कोटि के। दिखने में कितनी लग रही, होनी क्या चाहिए? देख के क्या लगेगा? एक है द्वितीय कोटि, लेकिन हो क्या गया? जल की सांद्रता शून्य हो गई, जिसकी वजह से प्रथम कोटि। या फिर अणु कितने हैं? 2, लेकिन कोटि कितनी है इसकी? 1। और क्यों हुई है पता चल गया, क्योंकि H2O की सांद्रता शून्य मान ली। नेक्स्ट है सुक्रोज का जल अपघटन, ये है C12H22O11 प्लस H2O इक्वल्स टू। ठीक है, वही है जल अपघटन, ये सुक्रोज है, या हम जो बायोमोलिक्यूल वाला चैप्टर है जैव अणु, उसमें पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट में। ये सुक्रोज है, जिसको चीनी भी कहते हैं, चीनी का सूत्र होता है, गन्ने की शुगर भी कहते हैं। C12H22O11 प्लस जल अपघटन इसका करते हैं तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलता है, दोनों के फॉर्मूले सेम होते हैं, वहां पढ़ाए जाएंगे, स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। ठीक है, जिसमें से जल आधिक्य में लिया जाता है तो इसकी सांद्रता शून्य मान लेते हैं। तो वेग नियम लगाओगे, R=K C12H22O11 की सांद्रता, इसकी सांद्रता परिवर्तित होगी, आगे कुछ नहीं है तो 1 लिख दिया। और H2O की सांद्रता, क्योंकि इसकी सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता है, सांद्रता शून्य होती है तो घात शून्य, जब किसी की भी घात शून्य होती है तो उसको 1 मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? इसको तो 1 मान लिया, तो बचा क्या? R=K C12H22O11 की घात 1। तो घात 1 है, इसलिए इसकी भी अब कोटि क्या होगी? प्रथम कोटि की अभिक्रिया। अणु 2 है, आणविकता 2, अणु 2, लेकिन कोटि कितनी हो जाएगी? प्रथम कोटि की। दिखने में लग रहा है कोटि कितनी हो जाएगी, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1, लग रहा है द्वितीय कोटि की, लेकिन वास्तव में क्या है? H2O की सांद्रता 0 होने की वजह से केवल इसको देख के हम बताएंगे, तो इसके आगे कुछ नहीं है, 1 है, तो प्रथम कोटि की। ठीक है, इसमें भी सिंपल है, अगर ग्राफ ड्रॉ करें सांद्रता और समय के बीच तो वही है, क्या हो जाएगा? जब समय कम था, ठीक है, शुरू में सांद्रता ज्यादा होगी और धीरे धीरे करके सांद्रता धीरे धीरे कम होने लगती है।
ठीक है, समय के साथ साथ सांद्रता अभिकारक, ये अभिकारक की सांद्रता है। पहले अभिकारक 100% था, फिर 80, फिर 30, फिर ऐसे जैसे जैसे समय बीतता जाएगा सांद्रता कम होती जाएगी। वही ग्राफ आएगा जो सब में हम यूज कर रहे थे, जैसे प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि, तृतीय कोटि में किया था। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट भी जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो हमारी आएगी अर्ध आयु काल पर। तो आज के लिए इतना ही। कीप वॉचिंग एंड बाय बाय।